हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से बता दीजिए कौन कौन बच्चा आ चुका है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जल्दी से बताइए बच्चा लोगों, क्या यहां तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है वो आप सबको क्लियर है? चलिए एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या यहां तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, क्या वो सारी चीजें आप सब बच्चों को क्लियर हैं? बच्चों को क्लियर है? परफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट में स्लाइड मैप ऑन कर लूं। तो मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ छुपा के रखते हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में काफी कुछ पढ़ा था। एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या ये सारी चीजें क्लियर है आपको? कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने काफी सारी चीजें देखी थी दोस्तों। आप लोगों को याद होगा, आरओसी कर्व के बारे में देखा था, एयूसी कर्व के बारे में देखा था। हम लोगों ने देखा था दोस्तों ट्रू पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट। हम लोगों ने सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के बारे में पढ़ा था। सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के बारे में पढ़ा था। क्या ये सब कुछ क्लियर है दोस्तों? फॉर्मूला वगैरह सब क्लियर है दोस्तों, ठीक है ना? चलिए, आपका डाउट मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। एक बार आप देखिएगा, जो आपने डाउट पूछा है, जहां तक मुझे याद है आपने शायद ये डाउट पूछा था, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये चीज़ मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके भेजी हुई है ग्रुप पर। तो अच्छा, ये कोई डाउट है क्या? ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना? सिंपल सी बात है, टीपीआर 1 और एफपीआर 0 होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा तो इम्पॉसिबल हो जाएगा ना कि एक आइडियल मॉडल बनाना, ठीक है ना? ग्रेट, सिंपल सी बात है, इट्स अ वेरी सिंपल फैक्ट। ओके, सो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग दो चीजें करने वाले हैं, प्रेसिशन, रिकॉल। प्रेसिशन देखने वाले हैं, रिकॉल देखने वाले हैं, और इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखने वाले हैं। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना? चलिए, और क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सो लेट्स मूव ऑन। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हैं। नाउ लेट्स वी स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल कोट, दैट इज सक्सेस इज हिडन इन द डेली रूटीन। सक्सेस इज हिडन इन योर डेली रूटीन। इसका मतलब यह, अगर आपका डेली रूटीन सही है, अगर आपका डेली रूटीन करेक्ट है, तो इसका मतलब आप सक्सेस हासिल करने वाले हो अपने जीवन के अंदर। मतलब अगर आपका पूरा दिन प्लान है, आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे क्या करना है अपने दिन में, अपने सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम में क्या करना है, ये सब ऑलरेडी प्लान्ड है, तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। आप धीरे 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 करके अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ते चले जाओगे, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं एफर्टलेसली मूव कर रहा हूं, एफर्टलेसली मूव कर रहा हूं। लेकिन अगर आपका दिन प्लान नहीं है, आपका टाइम शेड्यूल प्लान नहीं है,
तो आप कितना भी एफर्ट मार लो, आपको हमेशा ऐसा लगे कि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आपको आउटपुट नज़र नहीं आएगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ करेक्ट डेली प्लान, डेली रूटीन। वी शुड हैव अ करेक्ट डेली प्लान डेली प्लान ऐसा होना चाहिए दैट डेली प्लान ऑफ द डेली रूटीन, आपका डेली प्लान होना चाहिए अपने डेली रूटीन का। ठीक है ना, चलिए सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों लोगों को देखते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स आप सबको क्लियर है। अब एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि यार हम लोग इसकी बात क्यों कर रहे हैं, मतलब हम लोग सिर्फ टीपीआर और एफपीआर की बात क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव वंस? एनीवन, किसी को दिमाग में आया ये बात? बताइए, एनीवन इन द क्लास, किसी के दिमाग में ये बात आई कि हम लोग टीपीआर और एफपीआर की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं? वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव्स? हम नेगेटिव्स की बात क्यों नहीं कर रहे? वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉल्स नेगेटिव रेट, ट्रू नेगेटिव रेट, क्यों? सो कंफ्यूजन मैट्रिक्स आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगी दोस्तों। इसको बड़े आराम से मैंने समझाने की कोशिश करी थी, डायग्राम के माध्यम से समझाया था। मैं यहाँ पे डायग्राम भी आपको बताता हूं और मैट्रिक्स भी बनाता हूं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से एक वो मार्क कर देते हैं। आप सभी को याद होगा, अच्छे से आप लोगों ने रिवाइज किया होगा मेरे बच्चों। ग्रीन कलर, इधर ये वाला कलर कर देते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखिएगा एक्चुअल क्लास 0 क्लास 1 है दोस्तों, ये एक्चुअल क्लास 1 है, ये हमारी एक्चुअल क्लास 0 है। ठीक है, यहाँ पर हमारी फॉल्स पी है दोस्तों, फॉल्स प्रेडिक्टेड क्लास 1, और यहाँ पे ट्रू प्रेडिक्टेड क्लास 1। तो आप ऐसे कह सकते हो ये ओवरऑल प्रेडिक्टेड क्लास 1 है। इसके बाहर दोस्तों हमने क्या बोला था? फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, और इधर क्या था दोस्तों? इधर वाज ट्रू नेगेटिव। तो ये सब मेरे ख्याल से आप लोगों को कलर कोडिंग वगैरह तो सब ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस तरह से लिखते हैं दोस्तों, एक्चुअल प्रेडिक्टेड 1 एंड 0। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल 1 प्रेडिक्टेड 1, मतलब ये ट्रू पॉजिटिव है। ये प्रेडिक्टेड 1 है, एक्चुअल 0 है। प्रेडिक्टेड 1 है, एक्चुअल 0 है, मतलब ये फॉल्स पॉजिटिव है, क्योंकि एक्चुअली 0 है बट हमने ये किया। यहाँ पर 0 है दोस्तों, यहाँ पर 1 है, इट इज एक्चुअली फॉल्स नेगेटिव, और ये है ट्रू नेगेटिव। ठीक है, अगर आपको याद हो दोस्तों, तो ट्रू पॉजिटिव रेट क्या था? ट्रू पॉजिटिव रेट वॉज ट्रू पॉजिटिव अपॉन एक्चुअल पॉजिटिव, और यही होता है दोस्तों हमारा सेंसिटिविटी। ठीक है, और यहां से हमारा फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या होता है? दैट इज फॉल्स पॉजिटिव अपॉन एक्चुअल नेगेटिव, और ये होता है दोस्तों 1 माइनस स्पेसिफिसिटी। देखिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये ना हमारी, अगर हम देखेंगे तो हमारा ये जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, इसको कंफ्यूजन मैट्रिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हम साफ साफ बता रहे हैं कि हमारा क्लासीफायर कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ वो सही से क्लासीफाई नहीं कर पा रहा है। हमारा क्लासीफायर कहाँ कहाँ पर सही से क्लासीफाई नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसलिए इसको कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ एनीवन इन द क्लास दोस्तों, व्हाई यू थिंक एनीवन इन द क्लास, किसको लग रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव की बात हो रही है, नेगेटिव की बात क्यों नहीं हो रही है? किसी को ऐसा लग रहा है दोस्तों? ऐसा क्यों लग रहा है कि लग रहा है किसी को ऐसा? चलिए तो ये हमने देखा। नाउ टीपीआर एफपीआर हमने कर लिया दोस्तों, मैंने बता भी दिया, पीछे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आपको पता है इनके बीच का जो कर्व आता है टीपीआर एफपीआर का, फॉर डिफरेंट क्या बोलते हैं, फॉर डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स इट इज लाइक दिस। सो इट इज लाइक जो इसका मैक्सिमा बन सकता है दोस्तों, तो मैक्सिमा कुछ 1 से 1 ऐसा कुछ बन सकता है, राइट? तो कुछ इस तरह से बनेगा ये, मतलब वैसे तो इसके ऊपर होना चाहिए,
ऐसे करके कुछ बनना चाहिए। और ये जो होता है ये AUC होता है, आपको पता है AUC, एरिया अंडर द कर्व। और ये जो प्लॉट होता है इसको हम ROC कर्व बोलते हैं। ये अलग अलग थ्रेशोल्ड्स के लिए बनाया जाता है। अब किसी के दिमाग में आए कि हम यही क्यों कर रहे हैं, देखिए सिंपल सी बात है। तो ख्याति भैया पुरानी क्लासेस करके आइए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पुरानी क्लासेस में यहाँ पे आपको रिपीट करूँ, पॉसिबल नहीं है, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आप पुरानी क्लास करके आइए। ठीक है, चलिए अब देखिए TPR FPR की अगर हम बात करें तो वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव्स। हम नेगेटिव की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें आइडियली क्या चाहिए, वी वांट आइडियली TPR क्या चाहिए दोस्तों, आइडियली अगर बात करें आइडियली TPR क्या चाहिए और FPR क्या चाहिए। अगर हम 0 कर देंगे तो इसका मतलब बिल्कुल बेकार क्लासीफायर है, और अगर हम 1 कर देंगे तो इसका मतलब बहुत आइडियल क्लासीफायर है, बिल्कुल आइडियल क्लासीफायर है। ठीक है, AUC is always between 0 and 1। अगर 0 कर देंगे एकदम बेकार क्लासीफायर है, और अगर हम 1 कर देंगे तो एकदम आइडियल क्लासीफायर है। अब एक सवाल पूछूंगा, देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो हमें TPR 1 चाहिए और FPR 0 चाहिए आइडियली। सोचिए TPR 1 होने पर और FPR 0 होने पर क्या होगा, क्या अपने आप नेगेटिव वाले भी सुधर जाएंगे। सोच के देखिए, अगर TPR 1 हो गया, TPR 1 मतलब हमने सभी ट्रू पॉजिटिव और एक्चुअल पॉजिटिव बराबर हो गए, मतलब सभी पॉजिटिव को सही बता दिया। और अगर FPR 0 हो गया, फॉल्स पॉजिटिव रेट 0 हो गया, मतलब यहां पे कोई फॉल्स पॉजिटिव ही नहीं है। तो सोच के देखिए दोस्तों, बड़े आराम से बड़े प्यार से सोच के देखिएगा कि अगर हमारा ट्रू पॉजिटिव रेट 1 हो गया, इफ TPR इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव इज इक्वल्स टू एक्चुअल पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव इज इक्वल्स टू एक्चुअल पॉजिटिव, इसका मतलब ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर दोस्तों अगर मैं फॉल्स पॉजिटिव रेट को 0 कर दूंगा, उस केस में फॉल्स पॉजिटिव 0 हो जाएंगे। आप सोच के देखिए, मतलब यहां पे कोई फॉल्स पॉजिटिव ही नहीं है, यहां पे कोई फॉल्स पॉजिटिव ही नहीं है। अब सोच के देखिए, अगर ट्रू पॉजिटिव सभी को कवर कर रहा है, इसका मतलब फॉल्स नेगेटिव 0 हो जाएंगे। अगर ट्रू पॉजिटिव पूरे इसको कवर कर रहा है तो फॉल्स नेगेटिव 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या हो गया, फॉल्स नेगेटिव 0 हो जाएंगे। और अगर फॉल्स पॉजिटिव 0 हो गए, मतलब यहां पे कोई भी फॉल्स पॉजिटिव नहीं है, मतलब ट्रू नेगेटिव ही पूरे को कवर कर रहा है, इसका मतलब यहां पर ट्रू नेगेटिव विल बी इक्वल टू एक्चुअल नेगेटिव। मतलब अगर हम सिर्फ और सिर्फ ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट पर को अच्छा करने की कोशिश करें तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव वाला भी अच्छा हो जाएगा। मतलब अगर मैं ट्रू पॉजिटिव रेट को इंक्रीज और फॉल्स पॉजिटिव रेट को डिक्रीज करने की कोशिश करूं तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव वाले केसेस में भी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएगी अपने आप ही, करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। किस किस को बात समझ में आई, जल्दी से बताइए। If we improve the true positive rate and decrease the false positive rate, then automatically the performance on the negative class improves। ठीक है ना, performance on the negative class improves, अपने आप ही इंप्रूव हो जाती है, हमें कुछ ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, क्या बात समझ में आ गई ना, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों। तो इसलिए हमें दोनों को देखने की जरूरत नहीं है, एक को सही कर लो दूसरा अपने आप ठीक हो जाएगा, ज्यादा परेशान होने की बात ही नहीं है। चलिए चलें आगे, परफेक्ट, लेट्स मूव ऑन। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट इज स्पेसिफिसिटी सेलेक्टिविटी हमने कर लिया दोस्तों। आई होप आप लोगों को ध्यान होगा, इनके फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से रखिएगा। अच्छा मैंने कुछ बताया था,
अगर हम वैसे देखें तो स्पेसिफिसिटी क्या होता है दोस्तों, स्पेसिफिसिटी इज एक्चुअली ट्रू नेगेटिव अपॉन एक्चुअल नेगेटिव। मतलब मैंने क्या बताया था दोस्तों, ये इट इज द एक्यूरेसी ऑन द नेगेटिव क्लास, ठीक है। और ये क्या होता है दोस्तों, सेलेक्टिविटी, दिस इज द एक्यूरेसी ऑन द पॉजिटिव क्लास। तो इसको हम बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव अपॉन एक्चुअल पॉजिटिव। याद है ये सब फॉर्मूले मैंने आपको बताया था कि आप लोग देखिएगा, सेलेक्टिविटी एंड सेंसिटिविटी, सेलेक्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी है भाई, सेंसिटिविटी मैंने कहीं वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है। सॉरी, सेंसिटिविटी वर्ड है ना, सेलेक्टिविटी नहीं है, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी वर्ड है ना, पीछे भी गलत लिख दिया था क्या, नहीं, बाकी सब जगह ठीक। चलिए, सेंसिटिविटी वर्ड है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, ठीक है। चलिए, आरओसी और एयूसी के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है दोस्तों। यहां पर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, कोई बताएगा तो बताइएगा। If AUC is equals to AUC for any classifier, if AUC for any classifier is 0.5, तो वो क्लासीफायर कैसा है बताइएगा। गुड, क्या लगता है आपको कैसा क्लासीफायर होगा दोस्तों? अगर हमारा AUC 0.5 हो गया तो क्या होगा दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक? अगर हमारा ये AUC 0.5 हो गया, सबसे पहले सोचिए वो कैसा, मतलब उसकी ROC कर्व कैसी होगी, एनीवन? अगर हमारा AUC, एरिया अंडर द कर्व, 0.5 हो गया तो उसका कर्व कैसा बनेगा, व्हाट डू यू थिंक? सबसे पहले आप कर्व बताइए, हमारी ROC कर्व कैसी होगी, कोई बता सकता है, एनीवन इन द क्लास? बताइए, एनीवन इन द क्लास, इसकी कर्व कैसी होगी दोस्तों, TPR FPR की कर्व? यस, देखिए अगर ये 0.5 हो गया तो इसका मतलब कर्व इसकी ऐसी कुछ बनेगी दोस्तों, ट्राइंगल टाइप की बनेगी, ये वाली। तो ये एरिया क्या आ जाएगा, 0.5। अब इसका मतलब यहां पर क्या चल रहा है बच्चों इस क्लासिफायर के अंदर, तो क्लासिफायर के अंदर चल रहा है TPR इज इक्वल टू FPR, मतलब बराबर है। मतलब जितने उसने सही 1 प्रेडिक्ट किए उतने ही उसने गलत 1 भी प्रेडिक्ट कर दिए। सोच के देखिए, जनरली अगर मैं बात करूं, जनरली अगर मैं बात करूं तो एक कोई डेटा अगर मैं जनरली उठाता हूं, उसमें एक्चुअली कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव होते होंगे दोस्तों? अगर मैं जनरल बात करूं तो जनरल डेटा के अंदर कितने क्लास 1 के और कितने क्लास 0 के होते होंगे जनरली इन एनी डेटा, किसी भी डेटा के अंदर अगर हमारे पास 2 क्लासेस हैं तो कितने डेटा क्लास 0 के होते होंगे दोस्तों और कितने क्लास 1 के होते होंगे, एनीवन? अब बोलोगे सर जनरल अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, 50% 50%, हाफ हाफ होने चाहिए, ठीक है। आधे इधर आधे उधर, ठीक है। तो हाफ हाफ होने चाहिए, 50% 50%।
तो इसका मतलब अगर हम यहां पर टीपीआर और एफपीआर को बराबर कर दें, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास यहां पर एक्चुअल क्लास 0 है, इधर 1 इधर 0, तो आप देख सकते हो कि इसमें से जितने उसने सही बताए उतने ही उसने गलत बताए। देखिए टीपीआर मतलब क्या होता है आपको पता है, ट्रू पॉजिटिव अपॉन टोटल पॉजिटिव, और एफपीआर क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव अपॉन टोटल नेगेटिव। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका मतलब क्योंकि ये दोनों एक्चुअल पॉजिटिव और एक्चुअल नेगेटिव तो बराबर हो गए, तो इसका मतलब जितना ये होगा उतना ही ये नंबर होगा। इसका मतलब ये हो गया जितने उसने सही 1 बताए उतने उसने गलत 1 बताए, जितने उसने सही 1 बताए। सो अगर हमारा टीपीआर और एफपीआर बराबर हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ सही 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गलत 1 प्रेडिक्टेड, या फिर ऐसा बोल सकते हो नंबर ऑफ करेक्ट 1 प्रेडिक्टेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रॉन्ग 1 प्रेडिक्टेड। सोचिए कैसा होगा ये कैसा क्लासिफायर हो गया, बेकार तो हो ही गया ऑब्वियसली, बेकार क्लासिफायर तो है ही है, ये तो पता ही है। लेकिन क्या इस क्लासिफायर को हम कह सकते हैं ये रैंडम वर्क कर रहा है? भाई रैंडमली अगर आपसे कोई बोला जाए कि किसी की क्लास क्या होगी, अगर आपसे रैंडमली बोला जाए तो आप क्या बोलोगे? आप रैंडमली, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूं 10 कोई पॉइंट्स है हमारे पास, तो आप बोलोगे सर अगर मैं रैंडम वर्किंग करूं तो मैं ऐसे बोलूंगा कि 5 को क्लास 1 बोलूंगा और 5 को क्लास 0 बोलूंगा। ठीक है, ऐसी कुछ होगा ना, मतलब 5 में मैं सही काम करूंगा और 5 में मैं गलत काम करूंगा। इट इज इक्विवेलेंट टू वर्किंग ऑन द, या एक तरह से बोल सकते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू वर्किंग रैंडमली ऑन द डेटा। रैंडमली वर्क कर रहा है, किसी को भी 1 बता दे रहा है, किसी को भी 0 बता दे रहा है, एंड सो ऑन। और रैंडम वर्किंग में भी एक्यूरेसी कितनी हो सकती है किसी इंसान की, कोई बता सकता है? अगर कोई रैंडमली वर्क करे बिना किसी बायस के, रैंडमली वर्क करे बिना किसी बायस के, तो उसकी एक्यूरेसी कितनी हो सकती है प्रेडिक्शन में? तो बोलो सर 50% हो सकती है, तो वही यहां पर हो रहा है। तो अगर 50% एक्यूरेसी है इसकी, तो इसका मतलब वो रैंडमली वर्क कर रहा है, तो इसका आंसर जो बनेगा दोस्तों बी बनेगा। ठीक है, वैसे तो बेकार क्लासिफायर है ही है, बट इट इज इक्विवेलेंट टू रैंडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे फिर से बताऊं, जैसे मान लीजिए 2 क्लास का कोई पॉइंट है, या ऐसे सोचिए कि अगर कोई बच्चा है जिसके पास 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो क्लास में आएगा और 50% प्रोबेबिलिटी है क्लास में एब्सेंट होगा, तो अगर मैं प्रेडिक्शन करूं रैंडमली, तो मेरा प्रेडिक्शन 50% सही हो सकता है, या 50 टाइम्स सही हो सकता है और 50 टाइम्स गलत हो सकता है, या मेरे सही होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 हो सकती है और करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 हो सकती है, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर ऐसे डेटा पे काम कर रहा हूं जो सिर्फ 2 क्लास का डेटा है, जैसे कि यहां पर हम लेके चल रहे हैं। अगर कोई क्लासिफायर है जिसमें 50% की एक्यूरेसी आ रही है, जैसे आप कहते हो तो टीपीआर और एफपीआर बराबर है, टीपीआर एफपीआर बराबर है, इसका मतलब जितने वो सही प्रेडिक्ट कर रहा है उतने ही वो गलत प्रेडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इट इज सेम एज वर्किंग ऑन रैंडम, या वर्किंग इक्विवेलेंट टू रैंडम क्लासिफिकेशन। चलिए अब आते हैं दोस्तों, 2 और चीजें हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉल एंड प्रेसिशन। इसको भी समझते हैं। रिकॉल एंड प्रेसिशन, देखिए रिकॉल तो हमारा वही ट्रू पॉजिटिव रेट के बराबर है, ट्रू पॉजिटिव रेट या सेंसिटिविटी, ये तो हमारा उसी के बराबर है, जैसे कि आप क्या बोलोगे, इट इज एक्चुअली ट्रू पॉजिटिव अपॉन एक्चुअल पॉजिटिव। ठीक है, ये तो हमें बताइए, बट प्रेसिशन आपको बताता हूं प्रेसिशन क्या है। इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, मैं कराता हूं आपको। देखिए प्रेसिशन न्यूमेरिकल तो बन ही सकता है, बट एक दिमाग वाला सवाल भी बन सकता है। सो व्हाट इज प्रेसिशन? प्रेसिशन इज एक्चुअली ट्रू पॉजिटिव अपॉन टोटल प्रेडिक्टेड पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। इसका मतलब इट इज ट्रू पॉजिटिव
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्टेड पॉजिटिव। टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्टेड पॉजिटिव, कितने प्रेडिक्टेड पॉजिटिव है। तो अगर हम इसको अपने डायग्राम में देखें तो डायग्राम में कैसा दिखेगा दोस्तों, मान लीजिए हमारा क्लास 1 है दोस्तों, क्लास 0, ठीक है। तो आप देखेंगे ये हमारा ट्रू पॉजिटिव है, ये हमारा फॉल्स पॉजिटिव है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहां से इधर से निकलेगा हमारा वही ट्रू पॉजिटिव। इसमें तो बताने की जरूरत नहीं, रिकॉल इज सेम एज ट्रू पॉजिटिव रेट या सेंसिटिविटी, और प्रेसिशन इज एक्चुअली ट्रू पॉजिटिव अपॉन द टोटल जितने हमने प्रेडिक्टेड पॉजिटिव किए हैं। तो प्रेसिशन यहां से आ रहा है। सोच के देखिए हमें, अब बताइए व्हाट डू यू थिंक, हमें क्या ज्यादा चाहिए, दोनों ज्यादा चाहिए, प्रेसिशन ज्यादा चाहिए या रिकॉल ज्यादा चाहिए? सोच के बताइए व्हाट डू यू थिंक, हमें कौन सी चीज ज्यादा चाहिए दोस्तों? रिकॉल ज्यादा चाहिए, प्रेसिशन ज्यादा चाहिए, या दोनों ही 1 के करीब होने चाहिए, या दोनों ही 0 के करीब होने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? दोनों क्या चाहिए? F1 स्कोर, F1 स्कोर की बात ही नहीं है, बैलेंस होना चाहिए क्योंकि इनके बीच में भी ट्रेड ऑफ होता है। ओके, देखिए अगर हम आइडियल सिचुएशन की बात करें तो आइडियल सिचुएशन में हमें दोनों 1 चाहिए, सही बात है कि नहीं? आइडियल सिचुएशन की बात करें जो परफेक्ट क्लासिफायर होगा, आइडियल सिचुएशन के अंदर क्या हमें दोनों 1 चाहिए? सोच के देखिए, आइडियल सिचुएशन के केस में हमें दोनों 1 चाहिए, आइडियल सिचुएशन में, क्योंकि हम चाहते हैं फॉल्स पॉजिटिव 0 हो जाए। इसका मतलब ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव 1 होना चाहिए। और दूसरी चीज, ट्रू पॉजिटिव रेट में भी हम चाहते हैं कि ट्रू पॉजिटिव इस पूरे को कवर कर ले, इस पूरे को कवर कर ले। तो आइडियल सिचुएशन में हम दोनों को 1 चाहते हैं, सही बात है कि नहीं? सोच के देखिए भाई, देखो क्या है, प्रेसिशन इज ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। हम चाहते हैं आइडियल सिचुएशन में फॉल्स पॉजिटिव हो ही ना, तो 0 हो, तो इसका मतलब ये 1 होना चाहिए। और रिकॉल के केस में आप देखो ट्रू पॉजिटिव अपॉन एक्चुअल पॉजिटिव, तो आप चाहते हो ट्रू पॉजिटिव इस पूरे को कवर कर ले, तो वो भी 1 हो जाए। तो वी वांट रिकॉल एंड प्रेसिशन शुड बी इक्वल टू 1 आइडियली, ठीक है ना? आइडियली, आइडियली दोनों 1 के बराबर होने चाहिए, ये आइडियल सिचुएशन की कहानी है, ठीक है ना? चलिए, दोनों ही 1 होने चाहिए आइडियल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आइडियल सिचुएशन तो आइडियली होती है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता। तो दोनों के बीच में कुछ कंपैरिजंस रहते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द डेटा, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ठीक है, यहां पे हमने देखा। अच्छा, व्हाट इज द एक्यूरेसी अगर मैं बात करूं, क्या लगता है एक्यूरेसी क्या होगी दोस्तों अगर हम बात करें तो? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द एक्यूरेसी? अगर मैं आपसे कहूं एक्यूरेसी निकालना है तो एक्यूरेसी क्या होगा दोस्तों? एनीवन इन द क्लास? बहुत सिंपल सी बात है, आप सभी लोग बड़े आराम से कर सकते हो। व्हाट इज द एक्यूरेसी? देखिए, जब हम एक्यूरेसी की बात करेंगे तो एक्यूरेसी मतलब ओवरऑल एक्यूरेसी निकाली जाएगी, ओवरऑल एक्यूरेसी। अब ओवरऑल एक्यूरेसी मतलब जहां पर हमने 1 को सही प्रेडिक्ट किया, जहां पर हमने नेगेटिव वाले को सही प्रेडिक्ट किया, डिवाइडेड बाय टोटल। क्या कहते हो, सही है कि नहीं? देखिए, एक्यूरेसी के केस में नहीं, एक्यूरेसी के केस में हमें यह देखना होगा कि हमने कहां कहां सही काम किया है। तो आप देखिए, हमने यहां पर सही काम किया है दोस्तों, यहां पर सही काम किया है, हमने यहां भी सही काम किया है। सोच के देखिए,
हमने यहां सही काम किया, यहां भी सही काम किया, इसका मतलब ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन टोटल। क्या कहते हो, सिंपल सी बात है कि नहीं? एवरेज, बताइए क्या ये सही है? सिंपल सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 100 पॉइंट्स हैं, 100 पॉइंट्स में मैंने लेट्स से 50 नेगेटिव है, 50 पॉजिटिव है। अब 50 पॉजिटिव में मैंने 20 पर सही काम किया और 50 नेगेटिव में मैंने 40 पर सही काम किया, तो टोटल सही प्रेडिक्शन कितने हुए? 40 नेगेटिव वाले सही प्रेडिक्ट हुए और 20 पॉजिटिव वाले सही प्रेडिक्ट हुए, तो टोटल 60 सही प्रेडिक्ट हुए। और टोटल कितना था? 100। एक्यूरेसी हो गई 60% या 0.6। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बताइए क्या ये सही है कि नहीं? क्लियरली लिखा हुआ है, ये रहा प्रेसिशन का फॉर्मूला, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। रिकॉल का फॉर्मूला हमारा टीपीआर के बराबर है, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, कुछ इसमें अलग बात नहीं है। और एक्यूरेसी बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, मैंने कुछ गड़बड़ या गंदी राइटिंग में तो लिखा नहीं है, क्लियरली ही लिखा हुआ है। चलिए तो आप देखेंगे एक्यूरेसी क्या होगा? एक्यूरेसी इज एक्चुअली ट्रू पॉजिटिव कितने सही पॉजिटिव प्लस कितने सही नेगेटिव अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर आपको बिल्कुल ही देखना है तो ये रहे फॉर्मूला, आप देख सकते हो। अगर आपको कहते सर बिल्कुल वैसे ही लिख के बताओ कैसे करना है, तो ये रहा आपको बुकिश लैंग्वेज में, आप देख सकते हो। सोच के देखिए प्रेसिशन, सोच के देखिए, आंखों में बताइए, आंखें बंद करके एक बार सोच के देखिए प्रेसिशन क्या था? प्रेसिशन वाज ट्रू पॉजिटिव अपॉन टोटल कितने प्रेडिक्टेड पॉजिटिव हुए। अब देखिए क्या है ना, मैं ऐसा नहीं लिखना चाहता जैसे इसने लिखा है, लिखने को तो लिख सकते हो आप, लेकिन इससे क्या और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगा, तो हमें ऐसा करना ही नहीं है। इट इज ट्रू पॉजिटिव अपॉन टोटल कितने प्रेडिक्ट हुए पॉजिटिव। रिकॉल क्या है दोस्तों? ट्रू पॉजिटिव अपॉन टोटल एक्चुअल पॉजिटिव, ये वाला, वो तो कल भी देखा था हमने। और एक्यूरेसी तो मुझे लगता है फॉर्मूले की नीड ही नहीं है, दैट इज ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। क्या ये क्लियर है? एक बार देखिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है ना, चलिए ये भी हो गया। अब यहां पर ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला आपको दे रखा है, मतलब लिखने का तरीका है, बट इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने इस फिगर में सब कुछ देखने की कोशिश करोगे तो हो जाएंगी चीजें। चलिए अब यहां पर दोस्तों पहले हम ये देखते हैं कि ये रिकॉल और प्रेसिशन में से कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन आ रखा, मैंने एनपीटीएल के असाइनमेंट्स में देखा था कि दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू कंपेयर रिकॉल एंड प्रेसिशन। चलिए तो जल्दी से मैं दोनों का फॉर्मूला लिख देता हूं, और मैं चाहता हूं आप लोग भी बिना पीछे देखे इसका फॉर्मूला लिखो। मैं चाहता हूं जल्दी से आप लोग ये वाला डायग्राम कंप्लीट करो और बिना पीछे देखे इसका फॉर्मूला लिखो। बिना पीछे देखे आप इसका फॉर्मूला लिखो। चलिए जल्दी से इसका फॉर्मूला लिखिए सभी लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कब होता है देखते हैं। देखिए देखिए अगर मैं आप लोगों से देखूं प्रेसिशन का फॉर्मूला क्या था दोस्तों। प्रेसिशन का फॉर्मूला बिना पीछे देखे लिखते हैं तो आप बोलोगे सर ये आएगा ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, और रिकॉल क्या है दोस्तों? रिकॉल मैं पहले यहां पर सब कुछ मार्किंग कर देता हूं जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो देखिएगा ट्रू पॉजिटिव, यह फॉल्स पॉजिटिव, यह है क्लास 1 पॉइंट्स, यह है क्लास 0 पॉइंट्स, यह है फॉल्स नेगेटिव, यह है ट्रू नेगेटिव।
चलिए अब यहां पे आते हैं दोस्तों रिकॉल के केस में। तो रिकॉल इज एक्चुअली ट्रू पॉजिटिव अपॉन ये टोटल। सोच के देखिए, अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि इन दोनों में कहां पर क्या डिफरेंस आता है और किस तरह का एक क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। ठीक है, चलिए। तो मान लीजिए लेट्स से YouTube ने एक एल्गोरिदम लगाई और YouTube के एल्गोरिदम के अंदर उसको मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। सो लेट्स से YouTube की एक एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम to check the videos and allow मतलब पॉजिटिव, allow और not allow मतलब नेगेटिव। the video to under 18 years of children। ठीक है ना, अंडर 18 years of children। अब सोच के देखिए दोस्तों, यहां पर इस एल्गोरिदम में कौन ज्यादा होना चाहिए, प्रेसिशन या रिकॉल? इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम में प्रेडिक्ट या सोच सकते हो। अब ऐसी एल्गोरिदम के लिए कौन ज्यादा होना चाहिए, वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि रिकॉल और प्रेसिशन दोनों ही ज्यादा हो, बट आइडियल सिचुएशन में ऐसा हो सकता है जहां पर हम दोनों को वन करने की कोशिश करें, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली हमें दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ता है, या फिर हम ये देखते हैं कि भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, दूसरा कम भी हो तो चलेगा। सोच के देखिए, अब यहां पर सोच के देखिए दोस्तों, यहां पर अगर देखें तो प्रेसिशन के फॉर्मूले में ट्रू पॉजिटिव है, बट यहां पे फॉल्स नेगेटिव है और यहां पर फॉल्स पॉजिटिव है। फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या हुआ दोस्तों? फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनिएगा, फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये हुआ इस पर्टिकुलर केस में कि गलत नेगेटिव बता दिया। मतलब वीडियो तो ठीक थी, फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या कि वीडियो वाज गुड, बट एल्गोरिदम ने उसको नो बता दिया, बट एल्गोरिदम ने उसको डिक्लाइन कर दिया, नो बता दिया। ये फॉल्स नेगेटिव है। फॉल्स पॉजिटिव क्या है दोस्तों? फॉल्स पॉजिटिव है कि वीडियो खराब थी, वीडियो हैज ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, वीडियो में ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट था दोस्तों, लेकिन एल्गोरिदम की गड़बड़ की वजह से, बट एल्गोरिदम अलाउड इट, तो ये हमारा फॉल्स पॉजिटिव, कि गलत पॉजिटिव बता दिया। अब सोच के देखिए, आप अपनी जो एल्गोरिदम बता रहे हो जिसमें YouTube अपनी वीडियोस को रेकमेंड अलाउ या नो अलाउ कर रहा है, नॉट अलाउ कर रहा है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट? आप क्या चाहते हो, कौन सी चीज जीरो होनी चाहिए, कौन सी चीज टॉलरेबल ही नहीं है? बताइए, फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव? बताइए। देखिए बिना सोचे मत करिए, आप सोच के बताइए क्या लगता है कि कौन सी चीज आप टॉलरेट ही नहीं कर सकते। देखो वीडियो एकदम बढ़िया थी, बच्चे ने नहीं देखी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वीडियो एकदम बढ़िया थी, मैंने मिकी माउस की वीडियो बना के डाली, लेकिन YouTube के एल्गोरिदम ने उसको डिक्लाइन कर दिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा अगर मिकी माउस नहीं देखेगा तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर एल्गोरिदम के अंदर ऐसी कुछ गड़बड़ हो गई कि ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस या ऐसी वीडियो जिसमें ऐसा कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, वायलेंट कंटेंट है, कुछ गलत कंटेंट है, वो अगर एल्गोरिदम ने अलाउ कर दिया और बच्चे ने देख लिया, तो वो YouTube के लिए और पेरेंट्स के लिए या पूरी दुनिया के लिए गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए एल्गोरिदम के अंदर फॉल्स पॉजिटिव टॉलरेबल ही नहीं है। आप फॉल्स पॉजिटिव को जीरो ही करोगे। हम अपनी एल्गोरिदम के अंदर फॉल्स पॉजिटिव पर ज्यादा जोर देंगे कि भाई फॉल्स पॉजिटिव को तो जीरो ही करना है, अलाउड ही नहीं है। हाँ, फॉल्स नेगेटिव कर सकते हैं, सही वीडियो को गलत या सही वीडियो को डिक्लाइन करना अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1000 में से 1-2 वीडियो डिक्लाइन भी हो गई तो चलेगा, लेकिन गलत वीडियो नहीं जानी चाहिए बच्चे के पास में।
इसका मतलब यहां पर इन दिस पर्टिकुलर केस हमारे लिए प्रेसिशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर हम फॉल्स पॉजिटिव को जीरो ही करना चाहेंगे। इसलिए मतलब हम चाहेंगे कि हमारा प्रेसिशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, रिकॉल अगर थोड़ा बहुत कम है तो चलेगा। किस किस को समझ में आई ये बात जल्दी से बताइए, किस किस को ये पूरी कहानी समझ में आई। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है जहां पर ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई दोस्तों? आर यू ऑल एबल टू गेट दिस? ठीक है, देखिए फिर से देखिए, वैसे तो हम चाहेंगे दोनों आइडियली वन होने चाहिए, बट प्रैक्टिकल सिनेरियो में जैसे ये क्वेश्चन हमें दे रखा है दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो कि भाई फॉल्स पॉजिटिव इज वेरी डेंजरस फॉर अस, वो तो जीरो होना चाहिए, लेकिन फॉल्स नेगेटिव हमारा नॉन जीरो चलेगा, छोटी वैल्यू होनी चाहिए बट नॉन जीरो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना, चलिए। सो इन दिस केस false positive is very dangerous. It has to be zero. उसको तो जीरो होना ही पड़ेगा। It has to be zero. ये जीरो होना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहां पर हमारा प्रेसिशन बहुत हाई होना चाहिए। अब बिल्कुल इसी केस को अगर हम देखें दोस्तों, हाँ मैं वही वही उसी पे आ रहा हूँ, कोविड वाले एग्जांपल पे आ रहा हूँ। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, एग्जांपल पे डिपेंड करेगा भाई। वही कोविड वाले केस पे आता हूँ। मान लीजिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, अगर हम कोविड का केस ले लें दोस्तों, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स टेक द केस ऑफ कोविड। देखिए, इफ द पेशेंट is COVID positive, then it is class 1 या P क्लास बोल देते हैं, P क्लास। अब बताइए इस केस में अगर हम ऐसा कोई एल्गोरिदम बना रहे हैं, ऐसा कोई क्लासिफायर बना रहे हैं, तो यहां पर कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, मतलब आपको क्या लगता है, प्रेसिशन या रिकॉल? व्हाट डू यू थिंक? प्लीज बताइए, क्या डाउट है भाई? बताइए क्या लगता है यहां पर कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेसिशन या रिकॉल? सोच के देखिए। इफ द पेशेंट इज कोविड पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव क्लास का होगा, पेशेंट अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव क्लास का। अब सोच के देखिए, फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फॉल्स नेगेटिव? कर पाएंगे? दिमाग में आ रही है? बहुत सिंपल सी सिनेरियो है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हम डिसाइड कर लें? देखो कॉमन सेंस भी होता है ना। सोच के देखिए, अगर किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है, वो एक्चुअली में कोविड पॉजिटिव है, बट डॉक्टर ने उसको नेगेटिव बना के छोड़ दिया। अब सोचिए, क्या किसी पॉजिटिव पेशेंट को डॉक्टर नेगेटिव बना के छोड़ दे सोसाइटी में, तो क्या वो बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है? देखिए मैं यहां पे बताता हूं। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, चलो यहां ट्रू पॉजिटिव ट्रू पॉजिटिव ट्रू पॉजिटिव ट्रू पॉजिटिव, यहां फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि पेशेंट वाज कोविड पॉजिटिव, पेशेंट एक्चुअली पॉजिटिव था,
बट एल्गोरिदम से नो। एल्गो ने क्या कर दिया, एल्गो से फॉल्स नो, भगा दिया उसको कि ना ना तू पॉजिटिव नहीं है, भग जाए यहां से। अब सोचिए, और ये क्या है दोस्तों, फॉल्स पॉजिटिव। कोविड पॉजिटिव नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने उसको गलत पॉजिटिव बता दिया, ठीक है ना। पेशेंट वॉज नॉट कोविड, बट डॉक्टर या एल्गो से फॉल्स पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव बना के हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया। देखिए ऑब्वियसली दोनों ही रिस्की हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी सही सलामत पेशेंट कोविड पॉजिटिव ठहराया जाए, नहीं चाहते हम ये। हम चाहते हैं ये भी जीरो हो। चाहते तो हम ये भी हैं कि भाई कोई भी गलत पेशेंट कोविड पॉजिटिव के नाम पे हॉस्पिटल भर्ती नहीं होना चाहिए। लेकिन विच इज मोर डेंजरस, विच इज मोर डेंजरस, विच इज मोर डेंजरस, विच इज मोर डेंजरस। सोच के देखिए, सिंपल सी बात है, इसमें कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कोई गलत पेशेंट है, जो पेशेंट बिल्कुल सही था, उसको हमने कोविड बना के हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया, ठीक है, गलत बात है ये, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन विच इज मोर डेंजरस, ऑब्वियसली दिस इज मोर डेंजरस। क्यों? क्योंकि अगर कोई कोविड पॉजिटिव है लेकिन डॉक्टर ने उसको नो बना के छोड़ दिया, तो वो पूरी सोसाइटी में कोविड फैलाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही होगा। तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं दोनों ही जीरो हो। हम ये नहीं चाहते ये भी हो और ये भी हो, हम चाहते हैं दोनों जीरो हो, बट FN शुड बी मोर जीरो, मतलब FN तो जीरो होना ही चाहिए। FN एंड FP बोथ शुड बी जीरो। लेकिन FP अगर नॉन जीरो होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दिक्कत है बट ऐसी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन FN को तो जीरो होना ही पड़ेगा, FN has to be zero। FN को तो जीरो होना ही पड़ेगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, रिकॉल पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, प्रेसिशन पे भी करना चाहिए, लेकिन रिकॉल ज्यादा डेंजरस है। आपको रिकॉल को बिल्कुल 1 बनाना ही पड़ेगा, FN शुड बी 0। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है जहां पे रिकॉल और इसके बीच में देयर कैन बी अ काइंड ऑफ टसल। क्या ये सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताइए। इज इट ओके? क्या ये सबको समझ में आ गया दोस्तों? इस तरह से आप कर सकते हो। तो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस केस, रिकॉल इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस केस। यहां पे प्रेसिशन इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस तरह से कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। चलें आगे, यहां तक कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है दोस्तों? चलिए, अब एक चीज और होती है मैक्रो रिकॉल एंड प्रेसिशन। यहां तक अभी हम बात करें तो प्रेसिशन हमने देखा था दोस्तों, हमने अभी तक सिर्फ क्लास 1 के बारे में चर्चा करी है, क्लास P के बारे में चर्चा करी है, लेकिन ऐसी चर्चा क्लास N के लिए भी हो सकती है। सो वी कैन हैव मैक्रो रिकॉल एंड प्रेसिशन। सो सिंस वी हैव two classes, since we have two classes, तो आप यहां पे देखोगे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, रिकॉल ऑफ क्लास 1, रिकॉल ऑफ क्लास 1 क्या आएगा, क्लास P कर देता हूं, लाइक दैट विल बी बेटर। क्लास P इज एक्चुअली ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, या मैं वो लिखता हूं, दैट इज बेटर, मुझे लिखना वो ज्यादा अच्छा लगता है, एक्चुअल पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें दोस्तों, रिकॉल फॉर नेगेटिव क्लास क्या हो जाएगा, दैट विल बी ट्रू नेगेटिव अपॉन एक्चुअल नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव अपॉन एक्चुअल नेगेटिव। यहां पे अगर हम बात करें प्रेसिशन P क्लास में, दैट इज ट्रू पॉजिटिव अपॉन प्रेडिक्टेड पॉजिटिव, कितने प्रेडिक्टेड किए पॉजिटिव,
देखिए फॉर्मूला याद करने में आप किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? आर यू ऑल एबल टू विजुअलाइज दिस कि भाई रिकॉल इज एक्चुअली ट्रू वैल्यू डिवाइड बाय द टोटल जो एक्चुअल थी, और प्रेसिशन इज ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय जो प्रेडिक्टेड हम कर रहे हैं उसमें से। ठीक है, तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो रिकॉल इज एक्चुअली ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय, और प्रेसिशन इज एक्चुअली ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय, तो मैं दोनों ही लिख देता हूं। यहां पर हम कह रहे हैं एक्चुअल वैल्यू, यहां पर हम कह रहे हैं प्रेडिक्टेड। ठीक है ना? चलिए, तो बिल्कुल सिमिलरली हम कर रहे हैं दोस्तों। सिमिलरली रिकॉल ऑफ प्रेसिशन फॉर n कितने n हमने प्रेडिक्ट किए। अच्छा, कोई बता सकता है यहां पर कितने n हमने प्रेडिक्ट किए वो कहां से निकलेगा? एनीवन? इस पूरे डायग्राम में कौन कौन से कलर्स को ऐड करूंगा तो कितने n नेगेटिव प्रेडिक्ट किए वो आएगा? बताइए, यहां पर कौन कौन से कलर्स को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा कितने n प्रेडिक्ट किए हैं? जल्दी से बताइए, वेट कर रहा हूं। यहां पर हम कौन कौन से कलर्स को ऐड करेंगे जिससे मुझे पता चलेगा कि कितने n नेगेटिव प्रेडिक्ट किए गए हैं? व्हाइट एंड रेड? व्हाइट एंड रेड क्यों बोल रहे हो यार लोकेंद्र भैया? नहीं नहीं, मुझे कलर बता दो कोई। नहीं, कितने n प्रेडिक्ट किए हैं? कितने n प्रेडिक्ट किए हैं? कितने नेगेटिव प्रेडिक्ट किए हैं? तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, ये हमारा ट्रू नेगेटिव है ये वाला, तो ये रेड, और ये वाला येलो वाला इज फॉल्स नेगेटिव। तो ये येलो पोर्शन एंड रेड पोर्शन ऐड करेंगे तो n प्रेडिक्टेड आ जाएगा। व्हाइट और ब्लू ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये सबको क्लियर है ना? अच्छा, व्हाइट और ब्लू ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? चलो यहां पे लिखता हूं मैं ये बात, देखते हैं कौन कौन इसको फिल कर पाता है। अगर मैं व्हाइट और ब्लू को ऐड करूं तो क्या मिलेगा? बताइएगा। अगर मैं येलो और रेड को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? अगर मैं ब्लू और येलो को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? चलो ये मजा आ जाएगा यार इस सवाल में, तो पता चलेगा कि इसको कितना समझ में आया। ऐसी व्हाइट और रेड को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? जल्दी से बता दीजिए सारी चीजें, मैं वेट कर रहा हूं। जल्दी से बताइए चारों, मैं वेट कर रहा हूं। चलो बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट वन? ब्लू एंड व्हाइट। ब्लू एंड व्हाइट को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? ब्लू एंड व्हाइट को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? जल्दी से बताइए, ब्लू और व्हाइट को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? ब्लू और व्हाइट को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? प्रेडिक्टेड पॉजिटिव। ओके, रेड और येलो को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? प्रेडिक्टेड नेगेटिव। ब्लू और येलो को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? एक्चुअल पॉजिटिव। व्हाइट और रेड को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? एक्चुअल नेगेटिव। एक बार देख लीजिए क्या है, सबको क्लियर है कि नहीं? सारी बातें किस किस को समझ में आ गई है? कौन कौन कर पा रहा है? आयुष, सुदीप्ता, आकाश भैया, प्रेरणा, प्रीतम भैया। आज लक्ष्य भैया नहीं है क्या? अदिति कर पा रहे हैं, अर्रव भैया कर पा रहे हैं। क्लियर है? चलिए, गुड है, ये भी सब क्लियर है। अच्छा, यहां पे वो बताना था मुझे। तो अगर हम देखें दोस्तों, मैक्रो रिकॉल अगर निकालें तो इट इज सिंपली द एवरेज ऑफ रिकॉल ऑफ P क्लास प्लस रिकॉल ऑफ N क्लास। ठीक है, और सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछे मैक्रो प्रेसिशन, it is simply average of precision of the P class
प्लस प्रेसिशन ऑफ द एन क्लास। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्या ये सबको क्लियर है कि नहीं। चले आगे दोस्तों, इस तरह से आप ये चीजें कर पाएंगे, आप लोग बड़े आराम से, ये सब हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को रिकॉल के बारे में पता चला, प्रेसिशन के बारे में पता चला। रिकॉल प्रेसिशन के बीच में क्या कंपैरिजन चलता है वो आ जाएगा, और मैक्रो रिकॉल और मैक्रो प्रेसिशन के बारे में भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैंने आपको ये बात बता दी है कि क्या चीजें होती हैं। रिकॉल और प्रेसिशन हमने बड़े आराम से इसके बारे में देखा। कब किसको प्रायोरिटाइज करना है ये भी हम लोगों ने देख लिया, कब किसको प्रायोरिटी देनी है, कब किसको प्रायोरिटी नहीं देनी ये भी हमने देखा। तो आपको रिकॉल और प्रेसिशन पूरी तरह से समझ में आ गया है। यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि कब किसको प्रायोरिटी देनी है, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ग्रेट, इसको आप स्किप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं। मैंने ऐसी एक ग्राफ बनाया था रिकॉल और प्रेसिशन के बीच में, इस तरह से कुछ ग्राफ बनता है, बट ये किसी स्पेशल केस का ग्राफ होगा तो इसको हम स्किप कर सकते हैं, ऐसा कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा। किसी एक स्पेशल डेटा था मेरे पास, उसका मैंने इसकी ग्राफ बनाया था। चलिए, नाउ दोस्तों एक चीज होती है F1 स्कोर। ठीक है, F1 स्कोर, और F1 स्कोर रिकॉल और प्रेसिशन, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग चाहते तो हैं दोनों बड़े वैल्यूज हों, दोनों 1 के बराबर हों आइडियली, बट ऐसा हो नहीं पाता, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों ही 1 के बराबर हो जाएं। तो किसी भी क्लासीफायर की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए हम F1 स्कोर को टेस्ट करते हैं। और F1 स्कोर क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हो F1 स्कोर इज एक्चुअली 2 टाइम्स प्रेसिशन इनटू रिकॉल अपॉन प्रेसिशन प्लस रिकॉल। ये कहीं देखा है फॉर्मूला आप लोगों ने मैथमेटिक्स में? एनीवन कोई बता सकता है ये कहीं देखा है हम लोगों ने दोस्तों मैथमेटिक्स में? ये वाला फॉर्मूला कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या? कहीं मैथ्स में आप लोगों ने कहीं ये चीज देखी है मैथमेटिक्स में? यस, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको हम हार्मोनिक मीन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, हार्मोनिक मीन। तो आप कह सकते हो कि F1 स्कोर इज सिंपली, पेपर में आपसे पूछ भी सकता है, F1 स्कोर इज सिंपली द हार्मोनिक मीन ऑफ रिकॉल एंड प्रेसिशन। अच्छा, हार्मोनिक मीन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है दोस्तों? देखिए सिंपल सी बात है ना वैभव भैया, अगर हम रिकॉल और प्रेसिशन दोनों को ही 1 करने की कोशिश करेंगे तो क्या ऐसा क्लासीफायर आइडियली पॉसिबल है? सोच के देखिए, अगर मुझे रिकॉल को 1 करना है, अगर मुझे रिकॉल को 1 करना है तो रिकॉल को 1 करने का मतलब यह हो गया कि मेरा ट्रू पॉजिटिव पूरे में फैल जाए। ठीक है, और मुझे अगर अपना प्रेसिशन को 1 करना है तो इसका मतलब मेरा फॉल्स पॉजिटिव 0 हो जाए। तो ऐसा केस तो आइडियल क्लासीफायर का हो जाएगा ना। आइडियल क्लासीफायर मतलब वो सभी 1 वाले पॉइंट्स को 1 क्लासीफाई कर रहा है और 0 वाले पॉइंट्स को 0 क्लासीफाई कर रहा है, क्योंकि प्रेसिशन को 1 करने के लिए FP 0 होना चाहिए और रिकॉल को 1 करने के लिए TP शुड बी एक्चुअल P के बराबर। तो ये पूरा कवर हो जाना चाहिए। तो एक तो वो आइडियल क्लासीफायर हो जाएगा जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए, सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोनिक मीन? एनीवन इन द क्लास दोस्तों? सोच के देखिए, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोनिक मीन? और विल लेस देन इक्वल टू, देखिए हार्मोनिक मीन इज यूज्ड टू डेटा इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। बैलेंसेस नहीं नहीं, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। हार्मोनिक मीन इज 1 अपॉन अरिथमेटिक मीन, ऐसा कुछ मुझे चाहिए नहीं।
अच्छा, क्या आप लोगों ने कभी रेजिस्टेंसेस के पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े हैं? नेटवर्क थ्योरी आपने पढ़ा होगा शायद कभी कॉलेज में, मैक्सिमाइजिंग बैलेंसेस बोथ द वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहां पर अगर मान लीजिए दोनों में से कोई भी छोटी वैल्यू है और एक बड़ी वैल्यू है, तो F1 स्कोर छोटी की तरफ जाता है या बड़ी की तरफ, बस इतना बता दो। F1 स्कोर छोटी वैल्यू की तरफ जाता है या बड़ी की तरफ जाता है, बस इतना बताओ। F1 स्कोर छोटी वैल्यू की तरफ जाता है या बड़ी, या हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन छोटी वैल्यू की तरफ जाता है या बड़ी वैल्यू की तरफ? आप लोगों ने रेजिस्टेंसेस के पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे, तो एक तरह से वही तो है ना, R1 R2 अपन R1 प्लस R2, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं। तो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन वो छोटी वैल्यू की तरफ जाता है या बड़ी वैल्यू की तरफ जाता है? रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन छोटी वैल्यू की तरफ जाता है या बड़ी वैल्यू की तरफ? छोटी वैल्यू की तरफ जाता है। सो आपको ध्यान देना होगा यहां पे हार्मोनिक मीन ही क्यों चूज किया गया, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी छोटी वैल्यू है तो F1 स्कोर छोटा हो जाएगा और वो बता देगा कि भाई तुम्हारा क्लासीफायर खराब है। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है किसी केस में रिकॉल बड़ा हो जाए, प्रेसिशन छोटा हो जाए, तब भी हम अपने क्लासीफायर को बेकार ही बोलेंगे। ठीक है, सो F1 स्कोर क्या करता है, दोनों के कॉम्बाइंड इफेक्ट को देखने की कोशिश करता है। ठीक है ना, चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूं ये चीज, तो उसके बाद फिर क्वेश्चंस कर लेंगे। F1 स्कोर इज इक्वल टू 2 टाइम्स the harmonic mean is more affected, या ऐसा कह सकते हैं, is always लेस देन इक्वल्स टू द स्मॉलर वैल्यू। यहाँ पे अगर हम स्मॉलर वैल्यू की बात करेंगे, लेकिन ये 2 टाइम्स से मल्टीप्लाइड है तो ठीक है, तो 2 टाइम्स मैं कर देता हूँ, या ऐसा कर देते हैं, इज हार्मोनिक मीन इज मोर अफेक्टेड बाय द स्मॉलर वैल्यू if precision is low and recall is large, then also the F1 score will be small. Then also the F1 score will be low. ठीक है, वो छोटा हो जाएगा। So a good classifier should have a large F1 score, which is possible only when both recall and precision are large। ठीक है, मतलब दो अच्छे क्लासीफायर में हमें दोनों ही बड़ी वैल्यूज चाहिए होती हैं। ठीक है, चलिए।
जस्ट अ मिनट। हेलो, चलिए, क्या ये ठीक है दोस्तों? आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? F1 स्कोर का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? चले आगे। चलिए, इज इट ओके? ठीक है ना? तो अगर हमें प्रेसिशन और रिकॉल दोनों बड़े वैल्यूज होंगे तभी हमारा F1 स्कोर बड़ी वैल्यू बनेगा और अच्छा ही क्लासिफायर कहलाएगा। ठीक है ना? चलिए, ओके। तो आई होप ये बात सबको क्लियर है, F1 स्कोर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। द कंफ्यूजन मैट्रिक्स विजुअलाइजेस द डैश ऑफ अ क्लासिफायर बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल एंड द प्रेडिक्टेड क्लासेस। क्या लगता है दोस्तों? एक्यूरेसी, स्टेबिलिटी, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। जल्दी से बताइए क्या बनेगा दोस्तों इसका आंसर। So the confusion matrix visualizes the dash of a classifier by comparing the actual and the predicted classes. Obviously F1 score should be कितना होना चाहिए? अगर हम यहां पे बात करें तो आइडियल F1 स्कोर कितना होना चाहिए? What should be the maximum value? Since the maximum value of P is equals to 1, R is equals to 1, तो F स्कोर की, F1 स्कोर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? F1 स्कोर की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए, तो द कंफ्यूजन मैट्रिक्स विजुअलाइजेस द डैश ऑफ द क्लासिफायर बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू, कि भाई कितने एक्चुअल हैं और कितने प्रेडिक्ट किए हैं उसने। तो एक्चुअल और प्रेडिक्ट को कंपेयर करके हम क्या देख सकते हैं दोस्तों? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी देख सकते हैं ना? एक्यूरेसी ऑफ द क्लासिफायर, कि भाई आपका क्लासिफायर कितना अच्छा है, कितना एक्चुअल वैल्यूज है और कितनी प्रेडिक्ट कर पा रहा है वो सही से। सो एक्यूरेसी इज द ऑप्शन। ठीक है ना? चलिए, चले आगे। नेक्स्ट, देखिए यहां पे कुछ क्वेश्चन है आपके पास, यहां पे ध्यान दीजिएगा। यहां पर n इज इक्वल्स टू 200 है। n इज इक्वल्स टू 200 मतलब टोटल। ठीक है, आप देख सकते हो प्रेडिक्टेड नो, प्रेडिक्टेड यस, एक्चुअल नो और एक्चुअल यस। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर प्रेडिक्टेड लिखा था और यहां पर एक्चुअल, इसमें थोड़ा चेंज कर दिया है। व्हाट डू यू थिंक क्या आंसर होगा दोस्तों? सोच के देखिए, 4 ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, मुझे लगता है कि इसका वो भी होना चाहिए ना यहां पर, बट ठीक है, मुझे लगता है कि ये डेटा को छोड़ते हैं हम लोग। जल्दी से यहां पर 4 चीजें कैलकुलेट करते हैं। मुझे लगता है इसमें एक डेटा कुछ और भी होना चाहिए, बट ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग। यहां पर जल्दी से हम 4-5 चीजें कैलकुलेट करते हैं। जल्दी से बच्चा लोगों इसके अंदर कैलकुलेट करिए। टीपीआर, एफपीआर, रिकॉल और प्रेसिशन। जल्दी से सारी चीजें कैलकुलेट करिए, मैं वेट कर रहा हूं। और फाइनली एक्यूरेसी करिए, सारी चीजें कैलकुलेट करिए।
चलिए दोस्तों, तो बड़े आराम से हम इसको कर सकते हैं। टीपीआर मतलब ट्रू पॉजिटिव अपॉन टोटल पॉजिटिव एक्चुअल, एक्चुअल पॉजिटिव। तो आप देखोगे ट्रू पॉजिटिव कितना है दोस्तों, यहां पर आप देखोगे ये है ट्रू पॉजिटिव, और एक्चुअल पॉजिटिव कितना है दोस्तों, एक्चुअल पॉजिटिव है इन दोनों का एडिशन, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल पॉजिटिव कितने हैं 5 और 125। तो देखोगे कितना बनेगा, क्या बन जाएगा ये दोस्तों, 125 बटे 130, ठीक है। दूसरा है रिकॉल, और क्या रिकॉल भी टीपीआर के बराबर ही होता है दोस्तों, तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट इज एफपीआर। एफपीआर इज एक्चुअली फॉल्स पॉजिटिव अपॉन एक्चुअल नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव मतलब जो गलत पॉजिटिव प्रेडिक्ट हो गए, गलत पॉजिटिव। तो गलत पॉजिटिव कौन सा है दोस्तों, ये एक्चुअल में हमने यस प्रेडिक्ट किया है बट है वो नेगेटिव, तो गलत पॉजिटिव ये है। और टोटल नेगेटिव कितने हैं दोस्तों, आप देख सकते हो इसके सामने वाले, एक्चुअल नेगेटिव कितना है 70, तो 10 अपॉन 70। क्या है, सब लोग कर पा रहे हो, एक बार जल्दी से देखो, विनायक भैया, लक्ष्य भैया, बाकी लोग देख पा रहे हो, ओके। नेक्स्ट इज यहां पर हम प्रेसिशन भी निकाल सकते हैं। प्रेसिशन, प्रेसिशन क्या होता है दोस्तों, प्रेसिशन होता है ट्रू पॉजिटिव अपॉन टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्टेड, टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्टेड। ठीक है, सो ट्रू पॉजिटिव क्या है दोस्तों, ट्रू पॉजिटिव आप देख सकते हो यहां पर, ट्रू पॉजिटिव 125, और पॉजिटिव कितने प्रेडिक्ट किए हैं इसने, आप यहां पर देख सकते हो पॉजिटिव कितने प्रेडिक्ट किए हैं 125 और 110, तो यह आ जाएगा 135 और 125। नाउ एक्यूरेसी इज ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल। तो ट्रू पॉजिटिव क्या है दोस्तों, ट्रू पॉजिटिव इज 125, ट्रू नेगेटिव आप देख सकते हो, नेगेटिव नेगेटिव मतलब 125 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 200। एक बार आप सारी वैल्यूज चेक करिए, मैं वेट कर रहा हूं, अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी भी कोई दुविधा है तो बताइए, मैं रिपीट कर सकता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सारी वैल्यूज कर पा रहे हो दोस्तों, एक बार जल्दी से देखिए। प्रेसिशन ठीक है ना, ट्रू पॉजिटिव मतलब 125 डिवाइड बाय द ओवरऑल पॉजिटिव प्रेडिक्टेड 135। प्रेसिशन में कुछ गलती कर दी मैंने, चलिए देखिए, प्रेसिशन इज एक्चुअली ट्रू पॉजिटिव, कितने सही पॉजिटिव किए, डिवाइड बाय द टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्टेड। ठीक है, अब देखिए ट्रू पॉजिटिव कौन सा है, ट्रू पॉजिटिव है 125, और प्रेडिक्टेड कितने पॉजिटिव है टोटल 125 और ये 10 135। क्या ये बाकी लोग कर पा रहे हो, एक बार जल्दी से देखिए, प्रेसिशन वगैरह सब क्लियर है, जल्दी से देखिए, मैं वेट कर रहा हूं दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या ये सारी चीजें क्लियर हैं। कल से कर सकते हैं, कल से आप आ जाइएगा, कल से आशीष भैया, कल से, कल हम लोग केएनएन से स्टार्ट करेंगे, तो कोई परेशानी नहीं है। क्या ये सारी चीजें कर पा रहे हो दोस्तों, जल्दी से कंफर्म करिए। ठीक है ना, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी करिए। व्हाट इज द रिकॉल इन दिस केस, जल्दी से बताइए। क्या ले लें इसको, चलो यहां पे प्रेडिक्टेड ले लेते हैं, और यहां पर एक्चुअल ले लेते हैं।
ये एक्चुअल है दोस्तों और ये प्रेडिक्टेड है। ऐसा कर लेते हैं। चलो अब जल्दी से बताइए रिकॉल क्या होगा इस केस में। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं आ रही है इसको करने में? मैं रिपीट कर सकता हूं दोस्तों अगर कोई वैल्यू में दिक्कत है तो। ग्रेडियंट डिसेंट इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हाँ ठीक है, क्या करना है इसमें? अच्छा ग्रेडियंट डिसेंट लॉजिस्टिक रिग्रेशन में नहीं, इसमें ग्रेडियंट डिसेंट हम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? एनीवन कोई बता सकता है ग्रेडियंट डिसेंट क्यों नहीं यूज कर सकते लॉजिस्टिक रिग्रेशन में? एनीवन, एनी पॉइंट, एनी कॉन्सेप्ट, कुछ बात किसी ने सोची होगी इस बात को कि क्यों नहीं कर सकते? क्लासिफायर नॉट वाई वैल्यूज, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिग्मॉइड से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? अच्छा ग्रेडियंट डिसेंट कहां यूज करते हैं? ग्रेडियंट डिसेंट कहां यूज करते हैं? ग्रेडियंट डिसेंट हम कहां यूज करते हैं? ग्रेडियंट डिसेंट, हाँ सही बात है। जब हमें क्या निकालना हो? यस, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमें क्या निकालना हो? जब हमें क्या निकालना हो और जब फंक्शन कैसा हो? देखिए दो चीजें चाहिए ग्रेडियंट डिसेंट को। ग्रेडियंट डिसेंट को दो चीजें चाहिए। पहली बात तो यह है कि हमें मिनिमा करना हो, मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, और फंक्शन कैसा होना चाहिए? कॉन्वेक्स के जैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स नेचर का फंक्शन होना चाहिए, कॉन्वेक्स नेचर का हमारा कॉस्ट फंक्शन होना चाहिए। इस तरह का मिनिमा निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन ये चीज लीनियर रिग्रेशन में तो चल रही थी, कोई परेशानी नहीं है। ये लीनियर रिग्रेशन में तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, हम कर सकते थे और कर भी रहे थे, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। जहां पर हम लोग क्या कर रहे थे कि हमने निकाल लिया था, वी हैव डन दिस। तो आप बोलोगे सर बीटा न्यू इज इक्वल टू बीटा ओल्ड माइनस नीटा इंटू डेल एल बाय डेल बीटा। लेकिन क्या यहां पर इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारा जो फंक्शन आया था फाइनली जो हमने निकाला था, वी वर एक्चुअली डूइंग दैट, वी वर एक्चुअली मैक्सिमाइजिंग दिस, और यहां से आपको ध्यान होगा फिर हमने इसका लॉग लिया था, लॉग लेके हमें एक फाइनली फंक्शन मिला था। तो वो जो फंक्शन था वो कॉन्वेक्स फंक्शन नहीं है। जो फंक्शन हमें गंदा सा मिला था वो लॉग लॉग वाला, वो कॉन्वेक्स फंक्शन नहीं है। कॉन्वेक्स फंक्शन कैसा होता है आप सभी को बताएं सर? यहां पर जो लीनियर रिग्रेशन के अंदर फंक्शन था, लीनियर रिग्रेशन के अंदर जो फंक्शन था इट वाज ऑफ दिस नेचर, y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर का समेशन। तो ये एक तरह से अगर आप देखोगे तो एक तरह से पैराबोलिक नेचर का फंक्शन है, पैराबोलिक नेचर का फंक्शन है, और इसका एक मिनिमा है, तो ये कॉन्वेक्स नेचर का फंक्शन। लेकिन यहां पर जो हम लॉग लगाकर वी गॉट द फाइनल रिजल्ट, तो वो पहली बात तो वी आर फाइंडिंग मैक्सिमा, ठीक है ना। तो अब बहुत सारे होते हैं आपके पास, अगर ग्रेडियंट डिसेंट नहीं है तो आपने शायद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर न्यूटन रैफ्सन मेथड पढ़ा होगा, ठीक है, वो लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं अपने ऑप्टिमम सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट अगर हम नहीं लगा सकते तो यहां पर हम न्यूटन रैफ्सन मेथड लगा सकते हैं मैक्सिमा लोकेशन फाइंड करने के लिए, जिसके पास कोई कंडीशन नहीं होती कि हमें कॉन्वेक्स फंक्शन पहुंचना है या कॉन्वेक्स फंक्शन चाहिए या मिनिमा पहुंचना है। सो देयर आर मेनी एल्गोरिदम्स जो आपने पढ़ी होंगी मैथमेटिक्स के अंदर। ग्रेडियंट डिसेंट हम यहाँ पे लगा सकते हैं जहाँ पे दो कंडीशन होती है, मिनिमा और कॉन्वेक्स फंक्शन। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कॉन्वेक्स फंक्शन नहीं है और हमें मैक्सिमा फाइंड करना है, वी कैन अप्लाई न्यूटन रैफ्सन मेथड एंड मेनी अदर आर देयर, ठीक है ना। चलिए, बट उस सब में हमें नहीं घुसना है, दैट विल लाइक हमें तो ग्रेडियंट डिसेंट ही पढ़नी थी वहां पर। चलिए दोस्तों जल्दी से रिकॉल निकाल लेते हैं इसका।
अब मुझे नहीं पता इसने एक्चुअल ऊपर लिखा है कि नीचे लिखा है, मैंने नीचे लिख दिया, ऊपर प्रेडिक्टेड लिख दिया है। तो जल्दी से रिकॉल देख लेते हैं। तो रिकॉल इज एक्चुअली द ट्रू पॉजिटिव रेट, इसका मतलब ट्रू पॉजिटिव अपॉन एक्चुअल पॉजिटिव। सो ट्रू पॉजिटिव क्या है दोस्तों? ट्रू पॉजिटिव मतलब इधर भी एक्चुअल भी 5 है, इधर भी 5 है, तो आप देख सकते हो ट्रू पॉजिटिव कितना है 4344, और एक्चुअल पॉजिटिव कितना है, एक्चुअल 5 कितना है 1077 और 4344। देखिए ग्रेडियंट डिसेंट और एमएलई सेम नहीं होता, लेकिन जो हम रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स जिसको मिनिमाइज करते हैं ना, ये वाली लीनियर रिग्रेशन में जो हमारा ये लॉस फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन होता है, ये वाला, ये एक्चुअली मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन से आता है। अब आप बोलोगे सर कैसे आता है? जब हम पढ़ेंगे ना मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स है वो एमएलई का जैसा है या एमएलई से निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब जब हम इसको मिनिमाइज करते हैं तो जो हमारा लीनियर रिग्रेशन आता है, जो बेसिक वाला था, उसको हम बोल सकते हैं कि जो रिजल्ट यहां से आ रहा है वो एमएलई का रिजल्ट है, जो कि रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर से भी आ जाता है। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे, विल सी द रिलेशन बिटवीन द टू। ओके, तो कितना बन रहा है दोस्तों ये? एनीवन इन द क्लास? क्या ये ठीक आ रहा है? वैल्यू एक बार चेक कर लीजिए। 4344 डिवाइड बाय 4344 प्लस 1077 कितना? 0.8 समथिंग आ रहा है। चलिए कर पा रहे हैं दोस्तों? एक बार जल्दी से देखिएगा ये वाला, देखिए व्हाट इज प्रेसिशन। तो यहां पे प्रेडिक्टेड पी एक्चुअल पी। ठीक है, चलिए तो यहां पे अगर हम देखें दोस्तों, तो प्रेसिशन, प्रेसिशन क्या होता है दोस्तों? प्रेसिशन इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव अपॉन टोटल प्रेडिक्टेड पॉजिटिव। तो आप बोलोगे ट्रू पॉजिटिव कितना है 4344, जो कि आप देख सकते हो प्रेडिक्टेड में ये प्रेडिक्टेड पॉजिटिव है, जिसमें आप देखोगे ये हमारे एक्चुअल पॉजिटिव है। तो ट्रू पॉजिटिव इतना है और टोटल प्रेडिक्टेड कितना है आप देख सकते हो, टोटल प्रेडिक्टेड इज 4344 प्लस 1307। कितना बनेगा दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए। This will come out to be 0.76. ठीक है ना? हाँ, ग्रिड सर्च वगैरह तो लैम्डा के लिए होगा, जो रिग्रेशन में हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सब नहीं होगा। चलिए, तो आई होप ये बात सबको क्लियर है, ये वाला भी हो गया सबका। चलिए, नाउ F1 स्कोर इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द प्रेसिशन एंड रिकॉल। ठीक, चलिए व्हाट इज द F1 स्कोर? तो ये तो हमने निकाल लिया था। रिकॉल हमारा 0.8 आ गया दोस्तों, प्रेसिशन हमारा 0.76 आ गया। तो जल्दी से F1 स्कोर बता दीजिए कितना आएगा? ठीक है, जल्दी से एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, मुझे लगता है आप सभी लोग कर पाएंगे। पॉइंट 779 समथिंग, करीब करीब 0.78 समथिंग बन रही है। एक बार देख लीजिएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.78। चलिए चलें आगे।
परफेक्ट। ये वाला मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि अगर कोई हम बच्चों की वीडियो डिटेक्ट करना चाहते हैं तो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेसिशन हाई या रिकॉल हाई। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसका समझा दिया है, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों इसका। ये भी बड़ा सिंपल सा ही है, एक्यूरेसी का फॉर्मूला पूछ रहा है और कुछ नहीं है। सो एक्यूरेसी का फॉर्मूला इज एक्चुअली ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन ऑल एवरीथिंग। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय एवरीथिंग। ट्रू पॉजिटिव कितने सही किए, कितने नेगेटिव सही किए, डिवाइड बाय एवरीथिंग, जितने भी हैं सारी चीजें यहां पर डाल दीजिए। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, एरर क्या होगा दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक एरर क्या होगा यहां पे, एरर क्या होगा दोस्तों। यहां पे एरर क्या होगा, 1 माइनस एक्यूरेसी कर देंगे तो इसका मतलब यहां पे क्या बन जाएगा, सिंपल सी बात है कि यहां पर आप क्या करोगे दोस्तों, फॉल्स, जितना भी फॉल्स है डिवाइडेड बाय टोटल, जितना भी फॉल्स है डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, जितना भी फॉल्स है डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है ना। नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए दोस्तों, टाइप 1 और टाइप 2 एरर, ये मैंने नहीं बताया, यहां बता देता हूं। टाइप 1 और टाइप 2 एरर भी कुछ होता है हमारे यहां। टाइप 1 एरर इज द फॉल्स पॉजिटिव रेट, टाइप 1 error is false positive rate, that is false positive upon the total actual negative। ठीक है, और टाइप 2 एरर जो होता है, शायद कभी कोई आपसे डायरेक्टली पूछ ले पेपर में, तो टाइप 2 एरर इज फॉल्स नेगेटिव रेट, मतलब दैट इज फॉल्स नेगेटिव अपॉन, यहां पर क्या आएगा, टोटल एक्चुअल पी, टोटल एक्चुअल पी। तो एक बार देख लीजिए क्या ये सही है। सो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना। ठीक है, ये दोनों ठीक है। टाइप 1 एरर इज फॉल्स पॉजिटिव रेट, टाइप 2 एरर इज फॉल्स नेगेटिव रेट। आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए, क्लियर है, ये देख लीजिएगा, इसको याद कर लेना ये सब चीजें। ये भी सब सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, रिकॉल, टीपीआर और सेंसिटिविटी सब सेम होता है, तो डी इज अ करेक्ट आंसर। सब कुछ सेम होता है, रिकॉल, टीपीआर एंड सेंसिटिविटी, तो ये सब सेम है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट दोस्तों, बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है इसमें से। ROC's probability curve that plots the true positive rate, sensitivity or recall against the false positive rate, 1 minus specificity at various thresholds. AUC is the area under the ROC curve. If the AUC is high, close to 1, the model is better. AUC is 0.5, it actually models that is no better than random. तो आप सभी लोग देख सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डी इज अ करेक्ट आंसर। आरओसी दोनों के बीच में, फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव के बीच में प्लॉट होता है। एयूसी हमारा 1 होना चाहिए और एयूसी 0.5 होने पर हमारी मॉडल जो है वो इट्स नो बेटर देन ऑब्वियसली रैंडम। ये मैंने बात बताई भी थी आपको स्टार्टिंग में। व्हाट डू यू थिंक इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आरओसी कर्व। इट हैज द गुडनेस ऑफ फिट, it evaluates the impact of the outlier, it visualizes the relationship between independent variables, it assesses the trade-off between the sensitivity and specificity। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर।
डी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, which statistic is commonly used to evaluate the overall performance of the logistic regression model? लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल के अंदर हम उसको इवैल्यूएशन, उसकी परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट करेंगे? आर स्क्वायर से करते हैं, मीन स्क्वायर एरर से करते हैं, एयूसी आरओसी कर्व से करते हैं, या कोरिलेशन कोएफिशिएंट से करते हैं? ऑब्वियसली बात है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स तो क्लासिफिकेशन में यूज होगी ना भाई, क्योंकि वहां पे 4 क्लासेस हैं, मतलब 2 क्लास हैं, 0 1 0 1, तो प्रेडिक्टर और एक्चुअल में ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स, आरओसी, एयूसी कर्व, ये सब क्लासिफिकेशन में यूज कर सकते हैं, रिग्रेशन में तो हो ही नहीं सकता, राइट? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलिए, नाउ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लीनियर क्लासिफिकेशन। किसी बच्चे को लीनियर रिग्रेशन की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी याद है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ओवरऑल परफॉर्मेंस? नहीं भाई, ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए आप एयूसी आरओसी कर्व बनाएंगे। आरओसी कर्व आप देखेंगे कि यार कितना एयूसी आ रहा है आपका, एरिया अंडर द कर्व, जितना अच्छा आ रहा है उतना बढ़िया आपका क्लासिफायर है, सिंपल सी बात। चलिए, अब यहां देखिए दोस्तों कि आप लोगों को याद है लीनियर रिग्रेशन की व्हाट वाज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? एनीवन? लीनियर रिग्रेशन कर लो या रिज रिग्रेशन, दोनों का सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों में सेम ही वो रिजल्ट बनता है फाइनली, तो हमें वो इनवर्स निकालना रहता है ना। तो आपको अगर ध्यान हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी दोस्तों? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाज, अगर मैं आपसे बोलूं कि d+1 इज इक्वल टू k, अगर मैं d+1 को k लिख दूं, डायमेंशंस, d+1 डायमेंशंस इज दिस, तो आपको अगर ध्यान हो दोस्तों तो ये था ऑर्डर ऑफ k³, क्योंकि हम k क्रॉस k मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, k³, और एक और टर्म आता था nk², ठीक है ना, एक और आता था टर्म nk², और बाकी भी छोटे छोटे टर्म्स होते थे दोस्तों, लेकिन वो सब छोटे मोटे टर्म्स होते थे, राइट? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते थे वो, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वी कैन नेग्लेक्ट दैट। तो अगर हम मान के चलें तो इतना ऑर्डर हमारा बन सकता है, इट्स ऑर्डर ऑफ दैट। और सिमिलरली अगर आपको ध्यान हो तो टेस्टिंग के टाइम पे कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है? टेस्टिंग के अंदर ऑर्डर ऑफ के, क्योंकि आपको पता है कि हमें सिर्फ एक डेटा दे रखा है और हमारे पास बीटाज हैं, जो के नंबर ऑफ बीटाज है हमारे पास, तो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है और हमें अपना टेस्टिंग का रिजल्ट मिल जाएगा। तो के हमें मल्टीप्लीकेशन और एडिशन करने। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी दोस्तों? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाज आल्सो ऑर्डर ऑफ के, क्योंकि आपने एक बार ट्रेनिंग कर दी, उसके बाद सिर्फ आपको बीटाज स्टोर करने, आपको सिर्फ बीटाज ही स्टोर करने, ठीक है, सिर्फ आपको बीटाज स्टोर करने। अब यहां पे अगर हम बात करें दोस्तों, लॉजिस्टिक रिग्रेशन या लीनियर क्लासिफिकेशन एक ही बात है, दोनों का एल्गोरिदम भी सेम है, थोड़ा फॉर्मूला अलग हो जाता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन या लीनियर क्लासिफिकेशन, देखिए, सो लीनियर क्लासिफिकेशन के अंदर अगर आपको ध्यान हो तो हमारी जो कॉस्ट फंक्शन थी वो क्या थी? वो थी, वी वर एक्चुअली ट्राइंग टू मैक्सिमाइज समेशन ऑफ yi इंटू xi इंटू बीटा, या बीटा इंटू xi इंटू बीटा, सॉरी, xi इंटू बीटा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप क्लास देखिएगा राजेश भैया, लास्ट क्लास आप करके देखिएगा, ठीक है, मैंने वहां पे पूरा एक्सप्लेन किया कि ये कैसे आता है, बल्कि उसमें 2 टर्म्स और थे, 4 टर्म आए थे, ठीक है, 2 टर्म और भी थे, तो आप पुरानी क्लास करके देखिएगा, वहां पे आपको पूरा एक्सप्लेन मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पर नया नहीं बता रहा हूँ, वी हैव ऑलरेडी डन दैट, ये लीनियर रिग्रेशन में हम कर चुके हैं। और रिज में भी सेम कहानी बनेगी, क्योंकि रिज में भी सिमिलर फंक्शन आता है, बस वहां पर लेमडा आई ऐड हो जाता है, दैट्स इट, कुछ और नई बात नहीं है।
वो आप पुरानी क्लास में जाके देख सकते हो। देखिए वैसे अगर क्वेश्चन में आएगा तो आप वो पूरा लिख सकते हो, लेकिन ऐसा वो आपसे पूरा पूछेगा भी नहीं ना, आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा। जनरली यही दो टर्म्स हम लेते हैं, यही दो टर्म्स हम जनरली लेते हैं। आप वैसे तो दो टर्म्स और भी ले सकते हो, तो वो तो मैंने पढ़ा रखा है, आपको तो नोट्स में होगा ही होगा, ठीक है। और वैसे भी लिखने को नहीं आएगी कि क्या होगा, ऑप्शन दिया होगा तो आपको 4 ऑप्शन में सर्च करना होगा कौन सा ऑप्शन सही है, लिखने को थोड़ी आएगी है। चलिए अब जैसे अगर हम देखें लीनियर क्लासिफिकेशन के केस में हमें ये वाली टर्म मैक्सिमाइज करनी है दोस्तों। सो इस टर्म को सॉल्व करने के लिए कितने मल्टीप्लीकेशन और कितने एडिशन होंगे दोस्तों, एनीवन? इस टर्म को मल्टीप्लाई करने के लिए, सॉरी इस टर्म में अगर हम देखें तो कितने मल्टीप्लीकेशंस होंगे, इस टर्म को निकालने के लिए हमें कितने मल्टीप्लीकेशंस करने होंगे, इस टर्म को निकालने के लिए हमें कितने मल्टीप्लीकेशंस करने होंगे, एनीवन? अगर मैं आपसे कहता हूं कि वी हैव n डेटा पॉइंट्स एंड हमारे पास k मतलब d+1, एक तरह से हमारे पास वो हो जाएंगे बीटा वैल्यूज, बीटा नॉट को मिला के। सोच के देखिए यहां पर हमें कितने मल्टीप्लीकेशंस करने होंगे, 3n। ओके नहीं 3n तो नहीं है भाई आंसर, कुछ और ही है। सोच के देखो सिंपल है, n तो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स ही हो जाएंगे, क्या हो जाएगा β+1 और बीटा वैल्यूज 2n 3n। ओके और थोड़ा गड़बड़ है, MNP मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रहा है यहां पर, NK। ओके n²k। ओके देखिए तो थोड़ा सिंपल ही है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हमें सिंगल डेटा पॉइंट की बात करते हैं कि सिंगल पॉइंट में कितने मल्टीप्लिकेशंस करने हैं हमें, ठीक है। सिंगल पॉइंट में कितने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करने हैं, बस ये देखिए। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अगर हम सिंगल डेटा पॉइंट की बात करेंगे तो क्या है, yi मल्टीप्लाइड बाय β0 β1 xi1 डाई डाई डैश βd xid, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कितने मल्टीप्लिकेशंस करने पड़े आपको, आप देख सकते हो। अगर हम β0 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, β1 को इससे करना पड़ा एंड सो ऑन, तो यहाँ पे आप कहोगे d+1 मल्टीप्लिकेशंस करने पड़े। और अगर आप चाहो तो एडिशन को, तो वैसे भी हमने, आपको ध्यान होगा यहाँ पे भी हमने अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एडिशन को इंक्लूड ही नहीं किया था, मल्टीप्लिकेशन को ही इंक्लूड किया था। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे d+1 मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे दोस्तों। चाहो तो इस yi के मल्टीप्लिकेशन को भी ऐड करके d+2 कर सकते हो आप लोग अगर चाहो तो, क्योंकि यहाँ पर d+1 मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी हो रहा है, बट वो एडिशन हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इन द नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस, क्योंकि एडिशन इज अ सिंपलर प्रोसेस। तो उसको हम yi से फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिजल्ट को, तो आप कह सकते हो कि एक डेटा पॉइंट में d+1 मल्टीप्लिकेशन +1 यहाँ पर yi का मल्टीप्लिकेशन ले सकते हो, बट वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, बट ठीक है ले लेते हैं। तो आप कह सकते हो एक तरह से d+2 मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे यहाँ पर। और हमारे पास कितने डेटा पॉइंट्स हैं यहाँ पर, हमारे पास n डेटा पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन इज n इंटू d+2। अब d+1 ये है दोस्तों, तो इसको हम क्या लिखेंगे, n इंटू k+1। और क्योंकि हमें ऑर्डर ऑफ निकालना है, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी है, क्योंकि यहां पे भी आप देख सकते हो और भी एडिशंस होंगे जिसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ निकालना होता है कि भाई कितना संख्या आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया आपकी सैलरी कितनी है, तो आप बोलोगे भाई 58,800 225 ऐसा कुछ। तो आपसे बोला भाई ये क्या बता रहा है, तू राउंड ऑफ बता दे, राउंड ऑफ, ऑर्डर ऑफ कितनी सैलरी है, ऑर्डर ऑफ सैलरी कितनी है, तो आप बोलोगे 60,000 के आसपास है ऐसा कुछ। तो ऐसे ही कुछ यहां पर हम बोल सकते हैं कि यार ये जो ऑर्डर ऑफ आएगा ये आ जाएगा NK। तो इसका मतलब यहां पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इन सॉल्विंग दिस मैक्सिमा टर्म
इज द ऑर्डर ऑफ n इंटू के। ठीक है, ऑर्डर ऑफ हमें निकालना है, ऑर्डर ऑफ निकालना है, तो इसलिए वो k+1 वाली टर्म को हम नेग्लेक्ट या रिमूव कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा हमें जोर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चले आगे। ओके, नाउ यहां पर व्हाट डू यू थिंक कि हमारी व्हाट विल बी द टेस्टिंग एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्या लगता है व्हाट विल बी द टेस्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी? टेस्टिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो आप बोलोगे सर ये भी बहुत सिंपल है, वी हैव द बीटाज एंड ओनली फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड आउट करना है एक्स आई इंटू बीटा फाइंड करना है, दैट इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई 1, ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास सिर्फ d+1 मल्टीप्लीकेशन है, सिर्फ ये निकालना है आपको। अगर पॉजिटिव आता है तो क्लास 1, नेगेटिव आता है तो क्लास 0, तो आप बोलोगे हमारे पास ऑर्डर ऑफ के कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी। एंड फाइनली अगर हम यहां पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बड़ी सिंपल सी है कि यार यहां पर हमें वी हैव टू स्टोर d+1 बीटाज, इसका मतलब ये भी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ के। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यही आ जाएगी। तो एक बार आप देखिए क्या ये सब लोग कर पा रहे हैं, एक बार जल्दी से बताइए। इज इट ओके बच्चा लोगों, सबको क्लियर है? तो इस तरह से आप टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपने लीनियर क्लासिफिकेशन की लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो सिमिलर प्रोसेस है। ठीक है, चलिए। तो यहां तक हम लोगों ने दोस्तों लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर क्लासिफिकेशन, लीनियर रिग्रेशन और रिज रिग्रेशन वाले चैप्टर्स को समाप्त कर लिया है। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन अ न्यू एल्गोरिथम दैट इज KNN's, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम है और इसके ऊपर इस बार क्वेश्चन भी आया था, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको आप इंट्यूटिवली बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, सो ये वाली एल्गोरिथम दोस्तों हम लोग कल स्टार्ट करेंगे KNN's, क्योंकि अब ऑलमोस्ट टाइम भी हो गया है। तो इस नई एल्गोरिथम को हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। मैं स्लाइड्स तो लेके आया था बट मुझे लगा था कि हो जाएगा, बट टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया, तो इस यहां से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। यहां तक चीजें समझ में आ रही है दोस्तों? यहां तक आप सभी लोगों को चीजें ठीक लग रही हैं, समझ में आ रही हैं? एक बार बता दीजिए, क्या यहां तक आप लोगों को चीजें ठीक लग रही हैं, समझ में आ रही हैं? हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4 टॉपिक किए हैं दोस्तों। ग्रेट, चलिए। तो यहां से हम लोग आगे पढ़ेंगे कल की क्लास में, और अभी हम लोग क्वेश्चंस और फ्रेम कर रहे हैं। मतलब आपको डीपीपीस तो मिल ही रही हैं, टेस्ट भी मिल रहा है। डीपीपी इसकी लॉजिस्टिक और इसकी आज चली भी गई होगी, आप देख भी सकते हो। तो हम लोग और क्वेश्चंस फाइंड कर रहे हैं, आप लोगों को कोशिश करता हूं कि एक और अच्छी सी वर्कबुक बना के इसके ऊपर दी जाए। ठीक है, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। KNN's और के मीन्स अलग होता है। KNN's इज एक्चुअली सुपरवाइज लर्निंग, के मीन्स इज अनसुपरवाइज। तो वो अनसुपरवाइज में पढ़ेंगे हम लोग, वो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है और ये रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। ठीक है, चलिए। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कल यहां से शुरुआत करते हैं इस टॉपिक से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।